हेलो एवरीवन, 25 जुलाई 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेई का पेपर हुआ उसके मैथमेटिक्स पार्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने देखा तो 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और उसके आगे से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो जेई के पेपर में भी 6 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर था और इसमें आप देखिए तो ऑप्शंस वगैरह भी कई जगह हैं और कई जगह नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चों को करेक्ट ऑप्शन तो याद रहता है, उनका सही हुआ होता है तो, बट चारों ऑप्शन क्या थे वो याद नहीं होता है। मेन पर्पस अगर इन सॉल्यूशंस का देखें तो जो आने वाले दिनों में जो बच्चे जेई देने वाले हैं, जैसे आज 25 जुलाई है, अभी 26-27 को होना है, तो उनको एक फेयर आइडिया मिल सकता है कि इस बार किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन को देख करके अगर उनको लगता है कि हाँ ये तो मैं बना सकता हूं, तो एक लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डअप जरूर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक आसान क्वेश्चन है। इसमें A1 की वैल्यू 1 दे रखी है, B1 भी 1 है, यहां पर A1 A2 A3 A4 A5 एक सीरीज है, B1 B2 B3 B4 B5 भी एक सीरीज है ना, कोई दो वैरायटी की सीरीज है। और अगर अपन इन सीरीज का टाइप देखें तो देखो ये जो लिखा हुआ है इससे क्या समझ आ रहा है कि जो an-1 है दैट इज 2, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आपको 2 के बराबर है। तो डेफिनेटली ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, क्योंकि डिफरेंस फिक्स है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट टर्म देखें तो ये 1 होगा। तो अगर आप an निकालना चाहें या sn निकालना चाहें तो वो काफी आसान है, क्योंकि सीरीज आपको पता है। ऐसे ही हमारे पास bn एक दे रखा है, मतलब एक सीरीज का nth टर्म, B1 B2 B3 B4 B5 एक सीरीज है, उसका nth टर्म आपको गिवन है। लेकिन वो जो nth टर्म है वो आपकी पहली सीरीज के nth टर्म पे डिपेंड कर रहा है और bn-1 पे भी अपने प्रीवियस टर्म पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें an इंटू bn निकालना है, सिग्मा, मतलब आपको अल्टीमेटली देखा जाए तो पहली सीरीज का nth टर्म निकालना है, दूसरी सीरीज का nth टर्म निकालना है, उनका प्रोडक्ट करके सिग्मा करना है। तो पहली सीरीज का nth टर्म निकालना काफी आसान है। उसका रीजन ये है कि ये एक आपके पास AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अगर अपन nth टर्म की बात करें तो देखिए ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस 2 है। तो देखिए यहां से आपको an की वैल्यू मिल गई। an की वैल्यू कितनी आ गई? 2n-1, ये लीजिए, ठीक है, ये an आपको मिल गया। अब bn निकालना है। तो देखो अगर आप इस सीरीज के टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो देखना किस तरीके से होगा। अगर मैं सपोज b1 तो मुझे गिवन है, मैं अगर b2 निकालता हूं तो देखिए b2 की वैल्यू क्या आएगी? b2 इज इक्वल टू a2 प्लस b1, और b1 इज इक्वल टू a1 है तो मैं a1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं b3 कैलकुलेट करता हूं, सपोज मैं यहां से b3 निकालता हूं, n को 3 पुट किया तो देखिए ये आपको मिलेगा a3 प्लस b2, और b2 हमारे पास ऑलरेडी है a2 प्लस a1। सपोज अपन b4 निकालते हैं, मतलब अपन सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म्स देख रहे हैं, तो b4 कितना है? देखिए a3 प्लस b3। और अगर अपन b3 की बात करें, b4 मैंने a3 नहीं, b4 में आएगा a4, है ना भाई। b4 इज इक्वल टू a4 प्लस b3, और b3 अपन ने निकाला है a3 प्लस a2 प्लस a1, मतलब ये हो जाएगा a4 प्लस a3 प्लस a2 प्लस a1। आपको एक सुंदर सा पैटर्न नजर आ रहा होगा कि देखिए जो दूसरी सीरीज है उसका पहला टर्म तो a1 के ही बराबर है, सेकेंड टर्म पहली सीरीज के फर्स्ट 2 टर्म्स के सम के बराबर है, थर्ड टर्म पहली सीरीज के पहले 3 टर्म्स के सम के बराबर है, फोर्थ टर्म पहली सीरीज के पहले 4 टर्म्स के सम के बराबर है। तो डेफिनेटली जो bn होगा, bn दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 अप टू an, अपन ये कह सकते हैं। यानी कि जो हमारी सीरीज है पहली वाली AP है, उसके n टर्म्स का सम आप निकालिए, वो आपको bn दे देगा। तो n टर्म्स का सम देखिए कितना आएगा? n/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म 1 था, प्लस n-1 इंटू d, देखिए d2 है। ये अल्टीमेटली अगर आप इसे देखें तो ये n² आ गया, है ना, देखो ये n² आ गया। अब कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, आपको an इंटू bn निकालना है। तो देखिए an इंटू bn, तो समेशन an हमारे पास ये लिखा हुआ है 2n-1 इंटू bn, तो ये अपने पास हो गया 2n क्यूब माइनस n², और समेशन जा रहा है 1 से 15। ये तो अब कुछ बचा नहीं। अगर आप 2 निकालें तो सिग्मा n क्यूब अपन जानते हैं n+1 का होल स्क्वायर, ये देखिए सिग्मा n क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। सिग्मा n क्यूब कितना होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर,
और इंटू 2 माइनस सिग्मा एन स्क्वायर आएगा, वो अपने पास आ जाएगा एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये देखिए, तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर आ गया। अब यहां पे n की वैल्यू अपन कितनी पुट करेंगे 15, तो अगर आप n को 15 पुट करें तो 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर, और ऐसे यहां पर है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और जो कि आंसर 27560 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको सीरीज जनरेट करनी थी कि सीरीज दोनों कैसी हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोलॉजी। देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स लगातार पेपर में पूछा जाता है, जैसा कि अपन लोग क्लास में भी हमेशा बोलते हैं कि रीजनिंग स्टैट्स बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, और आपके 1-2 क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर आते हैं, तो वो लगभग ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स होते हैं। बट कई बार इसमें बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहां पर अगर अपन देखें तो 4 ऑप्शन है और आपसे टॉटोलॉजी पूछा है। इसमें कई बार अपन सोचते हैं कि अपन इसकी ट्रुथ टेबल बना लें, इसकी भी ट्रुथ टेबल बना लें, और ऐसे भी कर लें 3rd 4th में, और फिर देख लें कि कौन सी टॉटोलॉजी है जिसका आउटपुट ट्रू आ रहा है हमेशा। बट वो काफी लंबी अप्रोच हो सकती है। आप देखिए अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। रीजनिंग के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी निपटा सकते हैं बहुत बार। तो अब इसको करें कैसे, टॉटोलॉजी कैसे चेक करें? देखो भाई, एक इसमें कॉमन सा पॉइंट है, सभी में इंप्लाइज का साइन है, सब में इंप्लाइज है। और अगर मैं आपसे कहूं कि P इंप्लाइज Q को अगर ऑब्जर्व करें, हमें देखना है कि इस वैरायटी का कोई भी स्टेटमेंट टॉटोलॉजी कब होगा। देखो हमें पता है टॉटोलॉजी का जो फाइनल आउटपुट है वो ट्रू आना चाहिए। अब ये फाइनल आउटपुट आप चेक करो ये फॉल्स कब आता है। अगर अपन इंप्लाइज की बात करें, अगर P फॉल्स होता है तब तो ये ट्रू आता है। अगर P ट्रू होता है, अगर P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है, तो केवल ये एक सिचुएशन है जब P इंप्लाइज Q आपको फॉल्स रिजल्ट देता है, अदरवाइज ये ट्रू देता है। तो आप ये देखिए कि पहले ऑप्शन के अंदर क्या T इंप्लाइज F बन सकता है? अगर T इंप्लाइज F बन सकता है यानी कि इसका रिजल्ट F आ सकता है, मतलब ये टॉटोलॉजी नहीं होगा। आप चारों ऑप्शन में केवल ये देखिए कि क्या T इंप्लाइज F बनाया जा सकता है, अगर नहीं बनाया जा सकता तो वो टॉटोलॉजी है। तो अब देखिए यहां पर आते हैं, T इंप्लाइज F बन सकता है कि नहीं। तो मैंने कहा मैंने P को F ले लिया, मैं चाहता हूं कि ये F हो जाए, और अपन चाहते हैं कि ये पूरा T हो जाए। तो देखो अगर मैं P को F लूंगा तो ये निगेशन P आपका T आएगा, और बीच में और लगा है, तो डेफिनेटली ये T इंप्लाइज F, देखिए F हो गया। मतलब आपको एक केस मिल गया जिसमें इसका रिजल्ट F आ रहा है। भाई टॉटोलॉजी मतलब आप एक भी केस निकाल लो जिसमें रिजल्ट फॉल्स आ जाए तो वो टॉटोलॉजी नहीं है। अब यहां पे आते हैं, देखिए इसमें आपको T इंप्लाइज F लाना है, ला सकते हैं कि नहीं चेक करते हैं। देखो मुझे इसको F लाना है, तो इसको F लाने के लिए मैं P को क्या लिखूंगा, P को मैं लिख देता हूं ट्रू। भाई ये बीच में और लगा है, तो अपन चाहेंगे कि ये भी F हो और ये भी F हो, तभी ये ओवरऑल F आएगा। तो P तो ट्रू हो गया और Q F हो गया। देखिए अगर P ट्रू और Q F है तो ये F आएगा, और ये ट्रू है तो देखो T इंप्लाइज F, रिजल्ट F आ गया, यानी कि इसका भी रिजल्ट F लाया जा सकता है, तो ये टॉटोलॉजी नहीं होगा। फिर मैं 4th आपको पहले करके दिखाता हूं। तो देखो इसमें क्या फॉल्स रिजल्ट लाया जा सकता है, तो मैंने कहा कि मैं T इंप्लाइज F बनाने का ट्राई करता हूं। तो सपोज मैंने Q को F ले लिया और मैं इसको T बनाना चाहता हूं, तो Q तो F है, तो मैं चाहूंगा कि निगेशन P हमारा T हो जाए, तो T और F का T बन जाएगा। तो इसके लिए P को आप F ले लीजिए, देखो P को F ले लीजिए। तो अगर आपने P को F लिया तो ये ट्रू हो गया, ये ओवरऑल ट्रू हो गया, और ये F है, तो देखिए इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स, यानी कि ये भी टॉटोलॉजी नहीं है P F और Q F के केस में। फिर आते हैं इस पे, इसको मुझे T इंप्लाइज F बनाना है, तो इसके लिए मैंने कहा कि मुझे इसे F बनाना है। पहले तो इसे, यहां बीच में और है, तो निगेशन P भी F होना चाहिए, Q भी F होना चाहिए, यानी कि मैंने P को लिया ट्रू और Q को लिया फॉल्स। देखिए अगर P को ट्रू और Q को फॉल्स लेंगे तो ये आपका फॉल्स बन गया, और Q हमने ट्रू ले रखा है, सॉरी Q हमने यहां पे फिर से देखिए निगेशन P, हम चाहते हैं हम T इंप्लाइज F बनाएं, तो P को मैंने यहां पर ले लिया T, तो ये आपका देखिए क्या बन गया F, और मैंने Q को भी ले लिया F, ये देखिए, तो ये अल्टीमेटली आपका क्या बन गया F, इसका रिजल्ट क्या आ गया F आ गया। P को अगर मैं ट्रू और Q को F लेता हूं तो इसका रिजल्ट F आ गया, और उस केस में Q को आपने क्या लिया F, तो FF का क्या बन गया ट्रू बन गया। मतलब मैं यहां पे ये कहूंगा कि हम इस केस में T इंप्लाइज F बना ही नहीं पाए। आप देखिए आप इसको F बना रहे हो, अगर इसको F बना रहे हो तो आपको P को ट्रू और Q को फॉल्स देना पड़ेगा, और अगर P ट्रू और Q फॉल्स दिया तो ये फॉल्स हो गया। तो अगर ये F है तो ये भी F है, यानी कि TF जैसा कोई केस बनेगा नहीं, और अगर TF जैसा कोई केस नहीं बनेगा यानी कि इसका आउटपुट आपको कभी भी फॉल्स नहीं मिल सकता, यानी कि दिस इज टॉटोलॉजी। तो देखो
अब यहां पर आप पूरा वेन डायग्राम बनाओ या फिर आप पूरी ट्रुथ टेबल बनाओ तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज इट विल हार्डली टेक 50 सेकेंड्स है और 1 मिनट मान लेते हैं इसको सॉल्व करने में। तो काफी अच्छा, काफी आसान और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये इसमें लिखा हुआ है रिमाइंडर फाइंड आउट करिए व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। बाइनोमियल थ्योरम का बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो 7 से डिवाइड करना है, तो मैं 2024 को 7k के पैटर्न में लिखता हूं। तो अगर मैं 2024 को 7k के पैटर्न में लिखूं तो ये क्या बनेगा, 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 2 14, 6 2, 7 8 56, 7 9 63, 1 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म 7k + 1। 2024 7k + 1 पैटर्न का हो गया। मैंने 7k + 1 में क्यों बदला, 9k + 1 में क्यों नहीं बदला, क्योंकि मुझे डिवाइड किससे करना है, 7 से। अगर 9 से डिवाइड करना होता तो फिर मैं 9k वगैरह में सोच रहा होता। अब देखिए मुझे 2024 पे 2024 की पावर लगानी है, तो अल्टीमेटली ये ऐसा कुछ हो गया 7k + 1 की पावर 2024। अब अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो देखिए पहला जो टर्म आएगा फर्स्ट टर्म के अंदर 7k पे पावर 2024 की आएगी फर्स्ट टर्म के अंदर। और अगर अपन सेकेंड टर्म के अंदर आए तो 7k पे पावर आएगी 2023 की, क्योंकि जैसे से आप आगे जाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आपका 7k पे जो पावर है वो लगातार रिड्यूस होती चली जाएगी। तो 7k टू द पावर 2024, फिर 7k टू द पावर 2023 और फिर 7k टू द पावर 2022, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। इसमें डेफिनेटली एनसीआर का नंबर भी आएगा, जैसे 2024 C0, 2024 C1 और इस तरीके से आगे कहानी बढ़ेगी। तो अगर आप यहां पर एक बात फोकस करें कि अगर ओवरऑल एक्सपेंशन की बात करें तो 2025 टर्म्स आने वाले हैं, 2025 टर्म्स आने वाले हैं, जिसमें पहले टर्म से लेकर के सेकेंड लास्ट टर्म तक आपको 7 जरूर दिखाई देगा। 7 का एक ना एक टर्म जरूर दिखेगा। तो पहले टर्म से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक आप इसे 7i लिख दीजिए, 7i। और जो आखिरी टर्म है वो क्या होगा, 1 की पावर 2024, दैट इज 1। मतलब अल्टीमेटली 7k + 1 टू द पावर 2024 को आप 7i + 1 लिख सकते हैं। और अब आप इसे 7 से डिवाइड करिए तो देखिए रिमाइंडर इज 1। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप बिल्कुल कंफर्टेबली इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन दिस। ये देखिए ये कुछ ऐसी कहानी दे रखी है, एक एरिया है XY, मतलब इसको मेनली आपको फोकस करना है। ये एरिया बाउंडेड क्या होगा। देखो एरिया बाउंडेड सबसे पहले तो अपन को ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो y x² से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने एक x² का ग्राफ बनाया। देखो अगर आपने एक बार ग्राफ सही बना लिया और आपने ये सही डिसाइड कर लिया कि आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो फिर काम काफी आसान हो जाएगा। y > x², मतलब आपको इसके ऊपर का चाहिए एरिया, ठीक है। अच्छा फिर ये देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं मिनिमम ऑफ दीज टू, तो पहले तो आप x+2 को देखिए। तो x+2 कैसा बनेगा, x+2 इस टाइप से बनेगा कुछ। ये देखिए x+2 y एक्सिस को 0,2 पे कट करेगा और 4 - 3x कुछ इस टाइप का बनेगा। ये देखिए ये आपका y = 4 - 3x हो गया। y = 4 - 3x, ये देखिए, और ये लाइन y = x+2 हो गई। 4 - 3x y एक्सिस को 4 पे कट करेगी। अब देखो अगर मैं मिनिमम का ग्राफ बनाऊं, मतलब इसका ओवरऑल ग्राफ देखूं, तो मिनिमम का ग्राफ क्या हुआ, देखिए मिनिमम का ग्राफ हुआ ये वाला ग्राफ, ये जो नीचे नीचे है, ये देखिए है ना मिनिमम, मतलब दोनों में से जो नीचे है ग्राफ है ना वो कंसीडर करना है। तो इसमें और इसमें आप कंसीडर कौन सा करोगे, ये वाला करोगे, और इसमें आप कौन सा कंसीडर करोगे, ये वाला। तो अल्टीमेटली जो y = x² है वो तो ये ग्राफ हो गया, और जो मिनिमम ऑफ x+2 एंड 4 - 3x है वो आपका ये ग्राफ हो गया, है ना। तो आपको y इसके नीचे चाहिए, लेस देन चाहिए, और इसके ऊपर चाहिए, यानी कि आपका जो फेवरेबल रीजन है वो ये हो गया। ये देखिए आपसे ये एरिया पूछा जा रहा है कि भाई ये एरिया बताओ। तो अब अगर आपने शेड कर लिया रीजन तो फिर काफी इजी है। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो अपन ये वाला पॉइंट निकालते हैं, ये इंटरसेक्शन निकालते हैं। मतलब y = x+2 और y = x² का इंटरसेक्शन देखें तो ये कितना आ जाएगा, y = x² के साथ इसके सॉल्व करते हैं तो x² = x+2 हो गया, या फिर x², x की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू तो मुझे -1 दिखाई दे रही है, आप भी देख सकते हैं, और एक वैल्यू 2 दिखाई दे रही है। देखिए x = -1
-1 पे इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, 2 पे भी बैलेंस हो रहा है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट तो हो गया -1, ये देखिए -1, और जो 2 होगा वो डेफिनेटली ये आगे का पॉइंट होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, -1 पे जो आपको हाइट मिल रही है, अगर आप ये भी देखना चाहें तो चूंकि ये लाइन y = x+2 है, तो ये जो आपको हाइट मिलेगी वो 1 मिलेगी, मतलब ये हाइट 1 है, मतलब आप कह सकते हो -1, 1, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर अपन ये वाला पॉइंट देखना चाहें, ये, तो इसके लिए अपन ये वाली लाइन और y = x+2 को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप y = x+2 के साथ सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा x+2 = 4 - 3x, या फिर ये हो गया 4x = 2, या फिर x = ½ मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये देखिए आपका क्या है, x = ½ और अगर आपने x को हाफ ले लिया है तो आप y देख सकते हैं 2 + ½ यानी कि 5/2, तो ये वाला पॉइंट हो गया ½ 5/2। और अगर अपन ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट, तो देखिए इसके लिए आप इंटरसेक्शन किसका निकाल रहे हैं, एक तो y = x² और एक y = 4 - 3x। तो अगर अपन सॉल्व करते हैं दोनों को तो देखिए x² = 4 - 3x, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहां से एक तो x की वैल्यू 1 आ गई, आप देखिए 1 आ गई, और एक -4 आ गई, ये देखिए। तो निश्चित तौर पे ये वाला पॉइंट 1 होगा, क्योंकि -4 तो पीछे वाला होगा, ठीक है। तो अपन ने ये पॉइंट्स निकाल लिए, और अगर इस पॉइंट पे y का वैल्यू देखें ये कितना आ रहा है, तो y = x² है, तो 1, 1 हो गया। देखो हमने ये इंटरसेक्शन निकाले, अब आप यहां पर कैसे एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। तो पहले तो आप यहां पे एक ट्रेपीजियम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए ये ट्रेपीजियम और एक ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, इन दोनों ट्रेपीजियम के एरियाज को अगर क्लब करें और ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दें तो आपका नेट आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए अगर अपन ये वाला ट्रेपीजियम इसका एरिया निकालें तो देखिए ये एरिया कितना आएगा, चेक करते हैं। देखिए ये हाइट कितनी है 1 और ये हाइट कितनी है 5/2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर करेंगे तो 7/2 आएगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2 यानी कि 7/4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये 3/2 आ रही है, देखिए ये 3/2 आ गई, ये आपका पहले वाले ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। प्लस अगर अपन दूसरा ट्रेपीजियम देखें ये वाला, तो इसका देखिए ये हाइट कितनी है 5/2 और ये कितना है 7/2, 1 है 5/2 + 1 तो 7/2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड से 7/2 यानी कि 7/4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो ये हाफ आ रही है, ये देखिए ये हाफ हो गई। ये तो हो गया सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्रेपीजियम। अब इसमें से मुझे ये नीचे वाला एरिया माइनस करना है, तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा x² को मैंने इंटीग्रेट किया, कहां से कहां तक, -1 से लेके +1 तक। तो देखिए आपको नीचे का एरिया मिल जाएगा -1 से लेके +1 तक। देखिए काफी आसान हो गया है। आप अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 7/4 कॉमन आ गया, 3/2 + ½ 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 7/2 हो गया। और माइनस अगर आप x² को 0 से 1 इंटीग्रेट करते हैं तो 1/3 आ जाएगा और उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, तो देखिए ये आपके पास आ गया 2/3। तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ गया 21 - 4 यानी कि 17/6। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया 17/6। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट टास्क था। उसके बाद चीजें आसान है, 2 ट्रेपीजियम और 1 इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो ये देखिए आपका एक और 10th क्वेश्चन, देखो इसमें क्या लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 128 रिस्पेक्टिवली। देखो यार ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और फिर से जेईई मेन ओरिएंटेड जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड है। देखो मीन और वेरिएंस दिया है, अपन सब जानते हैं कि मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी, और वेरिएंस क्या होता है एनपीक्यू। ये देखिए एनपी और एनपीक्यू दोनों आपको अगर पता चल जाए तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा, आपको पी भी पता चल जाएगा, क्यू भी पता चल जाएगा और एन भी पता चल जाएगा। तो एनपी और एनपीक्यू कैसे निकाला जाए वो देखते हैं। देखो यहां पे एनपी और एनपीक्यू का सम दे रखा है, सम कितना है 24 और प्रोडक्ट कितना है 128। तो आप एनपी और एनपीक्यू निकाल लीजिए। सपोज मान लो ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज 24 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 128। ये देखिए, तो आप यहां से अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। तो देखो अपन ने बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दी, एक तो सिंपल क्वाड्रेटिक बना लो, या फिर आप ऐसे ही अगर देख सकते हो तो ऐसे भी अल्फा बीटा की वैल्यूज सोच सकते हो, बट ठीक है मैं पूरा करके दिखाता हूं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 128 बाई अल्फा इज इक्वल टू 24। देखिए ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये देखिए अब अगर आप 128 के ऐसे फैक्टर्स करें,
जिनका सम 24 हो। तो आप करके देखो, अगर आप 16 इंटू 8 करते हो, 16 इंटू 8 तो क्या 128 आएगा? 16 इंटू 8 आप करके देख लीजिए, 16 इंटू 8 तो ये आपका 128 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 और 8 यहां से अल्फा के दो वैल्यूज आ गए। तो अपन कह सकते हैं कि अल्फा हमारा 16 हो गया और बीटा 8 हो गया, या फिर अल्फा 16 और बीटा 8 का एक केस, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, अल्फा 8 बीटा 16। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान देना होगा, अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं 16 और 8। अगर आपने अल्फा को 16 लिया तो बीटा 8 हो जाएगा, और अगर आपने अल्फा को 8 लिया तो बीटा 16 हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन आप यहां से एक बात ऑब्जर्व करिए कि जो Q है उसका वैल्यू 1 से कम आएगा। भाई P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, और Q क्या है, नॉन ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी, है ना। तो डेफिनेटली ये 1 से कम होगा। तो एक बात की गारंटी है कि अल्फा ज्यादा होगा बीटा के मुकाबले। तो अल्फा यहां से आपके जो दो वैल्यूज आए अल्फा के 16 और 8, अगर 16 लोगे तो बीटा 8 आएगा। तो अगर आपने इसको 16 लिया और ये 8 लिया, ये तो एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी 8 और 16, तो 8 और 16 की पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि जो NPQ है डेट मस्ट बी लेस देन NP। तो देखिए 16 और 8 आ गया। जैसे ही आपका NP और NPQ आया, तो अब देखिए अगर अपन इससे दिस अपॉन दिस करें तो देखिए आपको Q का वैल्यू हाफ मिल गया, और अगर Q का वैल्यू हाफ मिल गया, देखिए Q का वैल्यू हाफ, तो अब यहां से अपन NP का वैल्यू निकाल सकते हैं। NP का वैल्यू 16, वैसे भी पता है अपने को NP इज इक्वल टू 16। ठीक है, अच्छा अब यहां से अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है आपको एक सक्सेस मिले या दो सक्सेस मिले, है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो अगर आपने Q को हाफ निकाल लिया है तो P अपने आप हाफ आ जाएगा, है ना, क्योंकि P प्लस Q1 होगा। P है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट और Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट। तो P हाफ आ गया, और जैसे ही P हाफ आया तो N कितना आ गया, 32 आ गया। यानी कि जो ट्रायल है वो 32 टाइम्स आप कर रहे हो। अब उसमें आपको एक सक्सेस चाहिए या दो सक्सेस चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मैं एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो देखो NC1 एक सक्सेस, कोई भी एक सक्सेस हो गई, उसमें आपको सक्सेस मिली 1/2, और सक्सेसफुल अपन नहीं हुए 31 टाइम्स। ये देखिए ये आ गया 31 टाइम्स सक्सेसफुल नहीं हुए। प्लस अगर दो सक्सेस निकालें तो 32C2, देखिए 32C2 दो सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ स्क्वायर, और अनसक्सेसफुल होने की हो गई 1/2 की पावर 30, क्योंकि 30 बार आप अनसक्सेसफुल हुए। तो देखिए ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, जिसमें या तो आपको एक सक्सेस मिल रहा है या फिर आपको दो सक्सेस मिल रहा है। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 32 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 32C1 प्लस 32C2, है ना। तो जो आपको 32C1 प्लस 32C2 अपॉन 2 टू द पावर 32, ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर अपन क्वेश्चंस को देखें तो जितने भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें ये क्वेश्चन सिंपल पैटर्न निकालना था, दोनों सीक्वेंस देखनी थी, और उसके बाद आपका काम आसानी से बन रहा है। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इजी कैटेगरी का है अगर आप थोड़ा ठीक तरीके से दिमाग लगाते हैं तो। अगर रिमाइंडर की बात करें तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं था, 30 से 40 सेकंड का सवाल था ये। और अगर अपन 9th क्वेश्चन की इसकी बात करें तो इसमें आपने केवल और केवल आपने डायग्राम बनाया है। इंटीग्रेशन का इजीएस्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है अगर आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है तो। और इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। एनपी और एनपीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन अपन काफी क्लास में करते हैं। तो ये आपके पहले 5 क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में देखे, 5 क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे हैं। आगे के भी जो क्वेश्चंस रिप्रोड्यूस हो पाए हैं वो अभी आपको आगे के वीडियोस में देखने को मिलेंगे।